बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में चूँकि उसका टाइम पूरा हो गया था तो मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यू कर लूँ ताकि उसके बाद आपसे तफसीली गपशप जो है वो बाद में हो सके। हमारी बात हो रही थी हमारी आबपाशी के हवाले से कि लेसन की हम आबपाशी का क्या शेड्यूल रखें और किस तरह से उसको लेके चलें। मैंने देखा है कि फार्मर्स जो है वो उनमें बाज़ का ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो हैवी इरिगेशन या अभी वतर में ज़मीन आई होती है और वो उसको फ़ौरी तौर पे फिर दोबारा पानी लगाने की कोशिश करते हैं इस नज़रिए के साथ कि इससे हमारी फसल जो है वो बेहतर होगी। ये गलत बात है। ये आम तौर पे पानी ज़मीन को उस वक्त देना चाहिए जिस वक्त फसल को उसकी ज़रूरत हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि फसल पे किसी किस्म का कोई आपके डिले की वजह से कोई स्ट्रेस का आगाज़ नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस के आगाज़ से पहले आपने उसको इरिगेट ज़रूर करना है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल नहीं। उससे ये होता है कि आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी मुतासर होती है और उसके अलावा ये कि जो चीज़ें जो पीरियड ज़मीन को चाहिए होता है मिट्टी से ग़िज़ाइयत को अपटेक करने में वो उसको नहीं मिल पाता। उसके ऊपर फिर हैवी इरिगेशन हो जाती है। इरिगेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो लीच डाउन हो जाते हैं निचली सॉइल में, और जो क्रॉप के रूट जोन में अभी अवेलेबल होते हैं वो अपटेकिंग हो रही होती है रूट जोन में, वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और फिर आपकी फसल उससे मुतासर होने का चांस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पानी का इंतज़ाम उस वक्त करें फसल के लिए जिस वक्त पानी की उसको प्यास हो। गैर ज़रूरी तौर पर उसकी वो पानी नहीं लगाना चाहिए। तो बात हो रही थी लहसुन के बारे में। लहसुन भी बेसिकली पानी के मामले में थोड़ी सी एक ज़िद रखने वाली ये फसल है, और अगर इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो या बारिशों की वजह से पानी खड़ा हो जाए फसल में तो इसके अंदर बीमारियों के लगने का ख़तरा होता है। तो वो बीमारियों के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पानी का शेड्यूल इसका किस तरह से होना चाहिए। मैं आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप सोइंग कर लें तो फौरी तौर पे आप उसको पानी लगा दें, और पानी लगाने के फ़ौरन बाद आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपने स्प्रे करना है वीडिसाइड्स का, कोई भी अपनी मर्ज़ी का जिस पे आप ट्रस्ट करते हो जिस ब्रांड पे, और वो वीडिसाइड आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। उससे ये होता है कि ज़मीन में आपके जो जड़ी बूटियों का उगाव का चांस होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो आपकी ज़मीन को आपके जो सीड है उसकी पोलराइजेशन को, उसके स्प्राउटिंग के लिए उसको एक बेहतरीन सॉइल जो है ना वहाँ पे दरकार होती है। तो ये एक ज़रूरी अमल है। उसके बाद आपने जो इसका शेड्यूल रखना है वो देखना है आपने ज़मीन की ख़ासियत को देख के, ज़मीन के नेचर को देख के कि वो कितना, अगर को तो कोई मेरा ज़मीन है या सॉइल उसकी सैंडी सॉइल है तो डेफ़िनेटली वो पानी ज़्यादा उसको ज़रूरत होगा, और वो हो सकता है हफ़्ते बाद या 5 दिन बाद 10 दिन बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ जाए तो आपने उसको इरिगेट करना है। लेकिन इससे जब आपका सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है, थोड़ा सा अप साइड पे आता है कि उसमें थोड़ी मैरे ज़मीन आ जाती है तो उसमें ज़ाहिर है पानी की कुछ ना कुछ रिटेंशन उसमें होती है, और वो कुछ ना कुछ दिन और मज़ीद निकाल लेता है। लेकिन आम तौर पे ये जो फसल है लहसुन, इसको पानी की ज़रूरत 15 से 25 दिन और बाज़ का 30 दिन तक के बाद भी पड़ती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी इस फसल को जिस वक्त ज़रूरत हो, आपने सॉइल की कंडीशन देखनी है, अपनी फसल की कंडीशन देखनी है, और उसके बाद फिर आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि आपकी फसल को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। ये बात जहन में रखते हुए कि आपकी ये फसल जो है ख़ास तौर पे ये पानी को बहुत कम मिक़दार में बर्दाश्त करती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इस फसल में दूसरी बीमारियों के लगने का चांस जो है वो बढ़ा देती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये सोल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसकी बीमारियों के बारे में। लहसुन एक बेसिकली एक सख्त जान फसल है। इसके ऊपर बीमारियों का इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही बीमारियाँ इसके ऊपर 2 बीमारियों का ही हमला होने का चांस होता है, जिसमें इसकी फफूंदी लगने का चांस है,
फंजीसाइड उसके लिए अप्लाई किया जाता है कि उसमें अगर पानी खुदा न खास्ता खड़ा हो गया है फसलों में तो उसकी जड़ों में उसको फफूंदी लगने का चांस होता है, जिसकी वजह से आप जब ये नोट करें कि जड़ आपके जो पौधा है उसका जो प्लांट का जो स्टेम या उसका जो लीफ है, पत्ता है उसका, वो अगर थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है या उसके ऊपर थोड़ा सा गलना सड़ना शुरू हुआ है या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आप उस पर देख रहे हैं तो समझ लें कि आपकी फसल पे फफूंदी का अटैक हो चुका हुआ है। और ये चीज़ हो गई। तो ऐसी सूरत में आपने फौरी तौर पे एक प्रोडक्ट है डाइथेन M4, आई थिंक डाइथेन M4, तो वो आपने अप्लाई करना है। ये आपने फौरी तौर पे कि इससे पहले कि आपकी फसल मुकम्मल तौर पर स्ट्रेस में चली जाए तो आपने ये फंजीसाइड अपने अप्लाई करना है ताकि इस बीमारी का वक्त के ऊपर इसका तदारुक हो जाए और फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सके। इसके अलावा एक और बीमारी है जिसमें इसके तने का गलना सड़ना और इसके पत्तों का भी गलना सड़ना भी, वो तो तकरीबन सेम उसमें कैटेगरी में आ जाता है। थ्रिप्स का भी इसके ऊपर अटैक का चांस होता है, ख़ास तौर पे जब आपका ह्यूमिडिटी हो आपके एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट कंडीशंस कुछ इस किस्म की हों कि आपका जो एक हबस टाइप जब मॉइस्चर माहौल हो रहा होता है, ख़ास तौर पे ये जाके बनता है मार्च में जब मौसम चेंज होना शुरू होता है तो उस वक्त चांसेस होते हैं इस बीमारी के अटैक के। तो उसके लिए भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डाइथेन M4 ही अप्लाई करें, क्योंकि ये सेम उसमें सेम अपनी खासियतें रखने की वजह से ये चीज़ें उसको मुनासिब उसके ऊपर ले जाएगा। अच्छा, डाइथेन M4 को आपने इस तरह से अप्लाई करना है कि उसका तकरीबन 30 से 35 ग्राम आपने लेना है 10 लीटर पानी में, और उस 30 से 35 ग्राम वो जो एक ग्रैनुलर अपना पाउडर शेप में है आपने उसको अच्छी तरह से मिला लेना है 10 लीटर पानी में और उसको आपने अप्लाई करना है अपनी फसल के ऊपर। तो ये जो है ना, ये एक रेमेडी है, सेम प्रोडक्ट आपके दोनों फसल को जो है ना वो दोनों बीमारियों को आपका जो है ना वो तदारुक कर सकता है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इस बार मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस फसल के बारे में, इसकी बीमारियों के बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सख्त जान फसल है और इस पे बीमारियों का हमला भी बहुत कम होता है और आप इसको आसानी के साथ इस पे कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखें कि उसको आपने एक अच्छा वक्त के ऊपर जो है ना इन बीमारियों का आपने रेमेडी करनी है ताकि फसल स्ट्रेस में ना जा सके, स्ट्रेस में जाने से पहले उसका तदारुक हो सके, क्योंकि स्ट्रेस में अगर फसल चली जाए तो फिर उसको दोबारा उसका रिवाइवल जो है उसके ऊपर बड़ी मेहनत लगती है। तो आपने उसमें उस सूरत में आपने फिर दूसरा आपकी फर्टिलाइजेशन आपकी बढ़ जाती है और इस तरह से वो सारी चीज़ें। वक्त बर्दाश्त में जो तकरीबन अप्रैल के महीने में ये फसल तकरीबन मेच्योर हो चुकी होती है और जैसे आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि इस फसल के जो पत्ते हैं वो हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और थोड़े से खुश्क भी हो रहे हैं तो समझ लें आपकी फसल पककर तैयार हो गई है। उस वक्त आपने इसको मज़ीद इरीगेट नहीं करना, पानी नहीं लगाना इस फसल को, क्योंकि फिर आपके उसके बाद हार्वेस्टिंग का जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और हार्वेस्टिंग के लिए आपने खुरपों के ज़रिए इसको ज़मीन से निकलवाना है। निकलवा के इसको आपने सायादार ज़मीन में तकरीबन कोई 3 से 4 दिन तक सायादार जगह पर आपने इसको फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। तो उससे ये होगा कि इसके जो 4-5 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, वो उसके जो बैरूनी जो छिलका है वो जब देखें आपके वो खुश्क होकर उतरने लगा है तो फिर आप इसको गठियों की सूरत में बांध कर आप इसको हवादार ज़मीन पर अपने जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक मरहला इसका आ जाता है कि इसको आपने इस्तेमाल में कैसे लेके आना है और मार्केट में इसको किस तरह से बेचना है। तो उसमें मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि एक तो आप अपने अगले साल के लिए जो आपको चाहिए सीड उसके लिए आप अपने पास अवेलेबल रख लें। दूसरा, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इसको अपने पास रखें, क्योंकि इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। इसके हमारे डाइट में, इसके हमारे मेडिकेशंस में बहुत ज़्यादा इसका किरदार है इस गार्लिक का, और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में ही रखना चाहिए। जहाँ तक बेचने का सवाल है तो मार्केट्स में आप देख लें कि अगर फौरी तौर पे आपको मंडियों में इसका बेहतरीन रेट अगर मिल रहा है जिस पे आप समझते हैं कि आपके एक्सपेंसेस भी कवर हो रहे हैं और आपको इस फसल में से मुनासिब
जो पैसे हैं वो बच रहे हैं, तो फिर आप इसको फौरी तौर पे इसको निकाल लें। दूसरा, इसको बेचने का तरीका ये भी है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर देखें कि आपको फ्रेश गार्लिक मार्केट में बेचकर आपको अगर नहीं उतना रिस्पांस मिल रहा है, इतना मार्केट नहीं मिल रही है, पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर आप देख लें कि आप इसको गार्लिक पेस्ट बनाकर भी आप इसको सेल कर सकते हैं, गार्लिक पाउडर भी बनाकर आप इसको सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 सेगमेंट्स हैं जिन पे मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मंडियों में किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं जिसमें आपको रेवेन्यू मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का चांस होता है, मुतवक्किल होता है। और दूसरा ये कि अगर आप इसको गार्लिक पेस्ट बनाकर कोई अपना ब्रांड आप बनाना चाहें या किसी फूड इंडस्ट्री को आप सप्लाई करना चाहें, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप गार्लिक पाउडर किस तरह से बना के उसको मार्केट कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। और इसके अलावा इस प्रोडक्ट को हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो इस सारे सीक्वेंस के साथ मैं इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहजाद, एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं मैं, और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने मास्टर भी किया हुआ है। और दूसरा ये कि मैं फार्म मैकेनाइजेशन में तकरीबन 12-13 साल मैंने जॉब की है। उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था मिल्किंग मशीन्स का, साइलेज हार्वेस्टर्स का, और रोड्स ग्रास की इंडस्ट्री में होने वाली जो मशीनरी है, इस्तेमाल होने वाली हार्वेस्टिंग मशीनरी, उसको भी मैंने डील किया है, और रोड ग्रास को मैंने एक्सपोर्ट भी किया है अल्फ़ा के साथ भी। तो इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी तफसीलात के साथ मैं इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनव्वर शहजाद, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अस्सलाम वालेकुम।